एग्जाम सिर पर हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, इस पर कभी विचार मंथन किया है या नहीं किया है? क्योंकि जब भी हम देखने को मिलता है कि बच्चे के लिए एग्जाम उसके आसपास आ गया होता है, 1 महीना 2 महीना 10 दिन 20 दिन 25 दिन ऐसे एग्जाम के बच्चे होते हैं, उसी समय मेनली बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती है, या ये कहें कि पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। कारण बहुत सारे हैं। उन बहुत सारे कारणों में से आज कुछ कारण पर हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत के साथ साथ कुछ रास्ते आपको दिखाएंगे जहां से आप उन सही रास्तों को अपनाकर खराब रास्तों को छोड़ सकते हैं। अब अच्छा और खराब की परिभाषा भी भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होती है, लेकिन हम ओवरऑल रूप से बात करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम है विशाल शर्मा और हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एक एग्जाम आने वाला है उसके लिए। जी हाँ, क्योंकि एग्जाम एक बार कैंसिल हो गया, मतलब कि एग्जाम हुआ था लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि उसमें धांधली हुई थी या नकल हुई थी, पेपर आउट हुआ था, वटेवर। अब री एग्जाम होने की कगार पर आ गया है। जिस दिन जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसके बाद से ऐसा समझ लो अभी 30 जून आई नहीं है और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 27 जून है। ठीक, हो सकता है वीडियो आपको 28 जून में 29 जून में देखने को मिले, एडिटिंग करना सारी चीज़ रह जाती है मेरे लिए। तो मेन बात यह है कि समझ लो कि 1 जुलाई आ गया है। क्या आ गया है? 1 जुलाई। तो जो आपका री एग्जाम है, जी हाँ, यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम है वो या तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हो जाएगा। कुछ ही कारण होंगे जब ये जुलाई में नहीं होगा, लेकिन अगर किसी कारण जुलाई में नहीं हुआ तो ये अगस्त में 110% हो जाएगा। जी हाँ, मतलब अगर हम एक अच्छे धारणा को लें तो पेपर जुलाई में हो जाना चाहिए हर हालत में, और जुलाई में होना चाहिए तो आपके पास राउंड फिगर में 30 दिन या 31 दिन या 32 दिन है कंफर्म। और मान लेते हैं पेपर अगस्त में होता है तो ऐसा तो है नहीं अगस्त की लास्ट तारीख को होगा, 31 अगस्त को होगा, बीच में कभी भी हो सकता है। तो हम बहुत ज़्यादा भी माने तो हमारे पास 45 से 50 दिन है। ये कब है? जब हम बिल्कुल ज़्यादा मान के चलें, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन है? 45 से 50 दिन है। और कम से कम की बात करें तो 25 से 30 दिन हमारे पास हैं। ये 2 अवधारणाएं हैं, इसके अलावा तो है नहीं, क्योंकि 6 महीने में पेपर कराने की बात रखी गई है और सरकार सक्रिय भी हो गई है इस चीज़ को लेकर, आयोग भी सक्रिय है, डेली कोई ना कोई खबर आप सुन रहे होंगे। अब मेन बात क्या आती है कि सर जो पढ़ाई का है वो एक अलग, अभी मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कोई और आपको मोटिवेट करेगा, कोई और आपसे बात करेगा, तब क्या होगा, हम क्षणिक रूप से तो मोटिवेट हो जाएंगे और क्षणिक रूप से मोटिवेट होने के साथ साथ हम पढ़ाई भी शुरू कर देंगे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे। पर समस्या क्या आती है, ये 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे की जो हमारी पढ़ाई है ये क्षणिक होती है, 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, फिर हम अपने उसी रिदम में लौट आते हैं जो रिदम हमारा पुराना था। अब जो बच्चा है वह अपना समय कहाँ कैसे खराब कर रहा है उस पर उसका इतना ध्यान नहीं जा पाता है, अक्सर वो उस चीज़ को इतना नहीं फील कर पाता है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि हम लोग जो समय खराब करते हैं, एक तो सबको मालूम है मैं क्या बोलने वाला हूँ, हमारा सबसे ज़्यादा समय जो खराब होता है वो आज की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी कहूँगा मैं उसे, रील्स, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स वीडियो, इन सबको कहूँगा, क्योंकि ये कब आपके 2 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे खा जाती हैं आपको एहसास नहीं होता। ठीक है ना। और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव है उस पर मैं किसी और दिन अलग वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल आज हम जो बात करने वाले हैं मैं सिर्फ उसी पे बात करूंगा। आपने कई बार या एक आध बार या 2 बार 3 बार कभी ना कभी एक चीज़ देखी होगी बच्चों, अरे भाई चल जाओ, एक चीज़ नोटिस करी होगी या एक चीज़ देखी होगी कि IAS PCS जो बनते हैं, IPS बनते हैं, IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, इनके इंटरव्यू आते हैं। मैं बच्चों से बात करूंगा खासतौर से अभी, तो इनके इंटरव्यू आते हैं और ये लोग अपने इंटरव्यू में हमें बताते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ा करता था, मैं 12 घंटे पढ़ा करता था, मैं, है ना, ऐसे बताते हैं। और समझना, एक जो IAS बना है वो ऑफिसर हमें क्या बता रहा है कि वह 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था, या लगभग 14 घंटे पढ़ता था, है ना। आपने भी वीडियोस ये इस प्रकार की थ्योरी कई बार सुनी होगी। अब आप कर रहे हैं कांस्टेबल की तैयारी, समझना, आप कर रहे हैं कांस्टेबल, ये IAS या फिर IPS लिख देता हूँ। IPS जिस रैंक में सबसे बड़ा अधिकारी है, जिस लाइन का IPS सबसे बड़ा अधिकारी है, आप उस लाइन की सबसे छोटी जॉब की तैयारी कर रहे हैं।
इट इज राइट। समझना, मैं ऐसे ईगो हट नहीं करूंगा, लेकिन बात को समझना। आईपीएस और कांस्टेबल एक ही लाइन के हैं, सब पुलिस हैं, समझना। ये आईपीएस बनने के लिए 10, 12, 14 घंटे पढ़ा, आप कांस्टेबल बनने के लिए कितने घंटे पढ़ रहे हैं? तो मैं गारंटी कहूंगा, अगर एक नॉर्मल बच्चे से पूछा जाए जो ऑफलाइन क्लास पढ़ रहा है या ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा है, तो वो कहेगा कि 3 घंटे की मिनिमम तो उसकी क्लास हो गई। और जब उससे आप बात करेंगे ना, जब आप उससे बात करेंगे कि यार तू क्लास के अलावा भाई कितना पढ़ लेता है, तो वो बताएगा कि मैं क्लास के अलावा कम से कम 4 या 5 घंटे पढ़ लेता हूँ। तो भाई टोटल कितने घंटे हो गए? 8। अब आप बताइए कहीं से कहीं तक बात मैच हो रही है? मतलब एक जो इसी लाइन का, पुलिस लाइन का सबसे ऊंचा अधिकारी बन रहा है, वो 10 घंटे पढ़ रहा है, और आप पुलिस लाइन के सबसे निचले पायदान पर हो, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, और फिर भी आप कांस्टेबल का पेपर पास नहीं कर पा रहे हो। तो सवाल ये है, क्या वास्तव में पढ़ रहे हो? देखना, ये बात बड़ी सोचने वाली है। आज बहुत दिनों बाद मैं इस प्रकार का कोई वीडियो लाया हूं, बहुत दिनों के बाद मैंने इस कंटेंट पर वीडियो बनाई है। आप बताइए ये सोचने वाली बात है या नहीं, कि एक आईपीएस जो बन रहा है वो 10 या 12 घंटे लगभग पढ़ता है, ठीक है ना? और जो आप उसी लाइन में, पुलिस लाइन में ही सबसे निचला पद कांस्टेबल का, आप उसके लिए 8 घंटे पढ़ रहे हैं। ये आप जानते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, बात करता हूँ, और एक बच्चा एवरेजिंग इतना तो बता ही देता है, ऐसा 3 घंटे की क्लास है और 3-4 घंटे 5 घंटे में घर में पढ़ रहा हूँ या लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, तो लगभग लगभग वो 8 घंटे पढ़ रहा है। उसके कहने के अनुसार, मेरे नहीं, उस बच्चे के कहने के अनुसार वह 8 घंटे पढ़ रहा है। तो मुझे बताओ, आईपीएस बनने के लिए 10 घंटे और कांस्टेबल बनने के लिए 8 घंटे, और उसके बाद भी कांस्टेबल बन नहीं पा रहे हो, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है, प्रैक्टिस सेट में नंबर 100 से प्लस नहीं जा पा रहे हैं। तो ये आदमी झूठ बोल रहा है कि मैं 10 घंटे पढ़ कर आईपीएस बन गया, या आप झूठ बोल रहे हैं कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं। वास्तविकता यह है, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप में से कुछ कसम खा जाएंगे विद्या रानी की, विद्या रानी कसम सर, कि मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूं। ऐसा उसे फील होता है कि वह 8 घंटे पढ़ रहा है, पर वास्तविक रूप से वह 8 घंटे स्पेंड कर रहा है। बात समझना, वह 8 घंटे क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है, ना कि पढ़ रहा है। स्पेंड कर रहा है 8 घंटे, पढ़ नहीं रहा 8 घंटे, वो ना ना ना, वो 8 घंटे स्पेंड कर रहा है। सर स्पेंड मंत्र क्या है? अंतर यह है कि वह 3 घंटे तो क्लास में बैठ रहा है, पर जब 3 घंटे वो क्लास में बैठता है तो उसका फोकस जो है, उसका जो फोकस है वो क्लास पर नहीं होता है। एक समस्या, बैठा क्लास में है, क्लास भी ली है, नोट्स भी बनाए हैं, परंतु फोकस क्लास पर नहीं है। ये फोकस कैसे आएगा, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। नंबर 1 इस पर बात होगी, ठीक है। नंबर 2, वह इसके अलावा 4 या 5 घंटे घर पर या लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। तो जो लाइब्रेरी या घर पर पढ़ रहा है, मैं लाइब्रेरी वाले की बात कर लेता हूँ, कि अगर वो 4 से 5 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, समझना, 4 से 5 घंटे मैंने मिनिमम लिया, इतना तो पढ़ेगा ही, लाइब्रेरी जा रहा था, तो वो इन घंटों में उसका भोजन भी होता है, अर्थात लंच, कुछ कॉल्स रहती हैं, उन कॉल को भी वो अटेंड करता है। तीसरा, वह कुछ समय के लिए रील या शॉर्ट्स वीडियो भी देख लेता है। कुछ समय के लिए फ्रेंड्स सर्किल जो साथ में आया है उनसे गप्पे भी लड़ा लेता है बालक। ये छोटी छोटी बातें, अब वो देखा ना शक्तिमान, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये वही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है ना? तो ये सब वो करना। इसके अलावा पानी या वॉशरूम वगैरह आदि के लिए उठना बार बार, ये सब इन 4-5 घंटे में वो करता है। अब इस 4-5 घंटे को मैं जरा डिवाइड कर देता हूँ थोड़ा सा समय के साथ। मैं लिटरली कह रहा हूँ, ये आंखों देखी बात है कि जब बच्चा खाना आता है तो पहली बात अकेला नहीं आता है, उसकी फ्रेंड्स साथ आती हैं या साथ आते हैं, और खाना खाने में सिर्फ लंच में बड़े आराम से 45 से 60 मिनट का समय ले लेता है। ये मैं बिल्कुल आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, ताजा, ऐसा ताजा जिसमें से भाप उठ रही हो। इस 5 घंटे की पढ़ाई में से उसने 60 मिनट या 45 मिनट लगभग खाना खाने में लगा दिए। और मैं देखता हूँ बच्चे लाइब्रेरी के जस्ट बाहर कॉल आ जाती है तो 20 मिनट 25 मिनट लगभग 30 मिनट राउंड फिगर ले लें तो बात कर लेते हैं, 20 से 30 मिनट, ये कंफर्म है जो आंखों देखा हाल है। रील शॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो बड़े आराम से, कुछ भी नहीं तो 20 से 30 मिनट मिनिमम, कैसा मिनिमम 20 से 30 मिनट उसका रील्स।
और फ्रेंड सर्किल में कुछ भी नहीं तो 15 से 20 मिनट बाद, और वॉशरूम वगैरह 5 से 10 मिनट। अगर हर एक का लो भी पकड़ लूं तो 45 मिनट, 2 20 60 मिनट मान लो, वैसे 65 हो रहे हैं, 60 2 80 मिनट, 80 और हाँ 80 होगा ना, हाँ 40 40 80, 80 और 15 95 मिनट, 95 और 5 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब कितना हो गया बच्चों? 1 घंटा 40 मिनट। मैं इसे बहुत कम कर देता हूँ, मैं इसे 1.5 घंटा कर देता हूँ। बात समझना, मैं इसे 1.5 घंटा कर देता हूँ, और भी कम, यहाँ भी मैंने कम करा, यहाँ भी। मैं इसे मान लेता हूँ इस सारे काम में आपने 1.5 से 2 घंटे खर्च कर दिए। आप 4 से 5 घंटे बैठ रहे हैं, उसमें से 1.5 से 2 घंटे आपके इन अन्य कामों में खर्च हो रहे हैं, तो आप पढ़ कितना रहे हैं? मान लो इन 4 घंटे में से लगभग 2 घंटे आपने वेस्ट कर दिए, 2 घंटे आपने पढ़े। अब आप जब पढ़ाई का रिदम बनता है तभी आप खाना खाने भाग गए, दोबारा आके पढ़ाई का रिदम बनाया, कॉल आ गई, फिर से आके पढ़ाई का रिदम बनाया, रील देखने का, किसी ने रील सेंड कर दी, रील देख रहे हैं, फिर से पढ़ाई का रिदम बनाया, दोस्त ने आवाज मार ली, फिर से रिदम बनाया, सुसु आ गया। अब ओवरऑल आपकी नजर में तो आपने 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी है, लेकिन क्या करें हैं? स्पेंड करें हैं, पढ़े नहीं है, खर्च कर दिए हैं 4 से 5 घंटे। और ये बिल्कुल ऐसी वीडियो वास्तविकता को दिखाते हुए मैं बना रहा हूं, जिससे कि आपको ये एनालाइज हो कि हाँ यही चल रहा है और यही रोकना है, यही चल रहा है और यही आपको रोकना होगा। जो बच्चा इन सब पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो बेकार है। कांस्टेबल की जॉब तो 4-5 घंटे की पढ़ाई में भी लग जाए, परंतु पढ़ाई फोकस के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो, ऐसी पढ़ाई ना हो जैसी आप लोग अभी कर रहे हैं। कुछ बच्चे इस बात से डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ सर होता तो ऐसे ही है। कुछ बच्चे डिनाई करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे अच्छा पढ़ते हो, जो कि पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, हर एक बच्चे के लिए ये थ्योरी फिट नहीं है, मैं अभी बता दूं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए फिट है, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्हें मैंने परखा है, और ये मैं हमेशा देखता हूँ बहुत आराम से। चलिए आगे की बातें करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं कि सर फोकस, मैंने भी बात कही थी, हम 5 पॉइंट पर बात करने वाले हैं, लेकिन साथ में ये बात समझानी भी आप लोगों के लिए जरूरी थी। मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, मैं एक बार उन्हें आपके सामने दिखाता हूं। सबसे पहला मुद्दा है पॉइंट नंबर 1, टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ें। टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ें। सर इसका क्या मतलब है? टीचर के पढ़ाने के पहले हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, जो बच्चे अभी भी रिवीजन मूड में नहीं हैं या रिवीजन मूड में हैं, दोनों में से कोई भी बात है, जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोई सी भी पढ़ रहे हो, कोई बुरी नहीं, दोनों अच्छी है अपनी अपनी जगह। जब आप पढ़ रहे हैं तो जो भी आपका टीचर है, लाइक दैट मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई टीचर है जीएस का, और इस समय आपका ज्योग्राफी चल रहा है। क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है क्लास के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है। और आज टीचर ने एक चैप्टर खत्म करा, मान लेते हैं नदियां, और टीचर ने आपको बताया कि कल हम जो करेंगे वो पर्वत करेंगे। कौन सा टॉपिक करेंगे? कल हम पर्वत वाला टॉपिक करेंगे। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप घर से पर्वत वाला टॉपिक पढ़ के आए, अर्थात टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ें। आप घर से उस टॉपिक को पूरा जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं किताब से, उतना अच्छा पढ़ के आए। और उसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर को होशियारी दिखाएं, सर ये पर्वत, ये तो सर उसके पास है ना, हाँ सर इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है ना, ये नहीं करना, ये ओछापन होता है ना, ये ओछापन है। पूर्ण रूप से घर से ज्ञान लेके आए, और फिर जब टीचर क्लास में समझाए तब उसे फिर से समझें। आप पाएंगे कि आपको उस टॉपिक के रिवीजन की भी जरूरत ना के मात्र है, और आपका वो टॉपिक आपके दिमाग में परमानेंट बैठ गया है। ये सबसे पहली बात है। अपन करते क्या है? टीचर ने पढ़ा रहा है नदियां, कल पढ़ाएगा पर्वत, और हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय देशों की सीमाएं। अबे क्यों? बात समझो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? जब बहुत सारा नहीं पढ़ना, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, इधर रखो, और रास्ता मैं आपको बताता चल रहा हूं। टीचर ने नदियां पढ़ा दिया आज, टीचर ने कहा कि कल मैं पर्वत पढ़ाऊंगा, और आप घर पे जाके पढ़ लो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, कि कौन से देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बना रहे हैं, या आप मुगल काल पढ़ रहे हो घर के अंदर। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, एक प्रॉपर पढ़ाई की स्टडी होती है और इसी तरीके से काम करना होता है। बात क्लियर है या नहीं? तो पहला तरीका है
ये कि टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ें। सीखना नहीं, ऐसे नहीं कि आप टीचर के पढ़ाने से पहले सीख जाओगे, नहीं भाई, लेकिन रिकॉल बहुत शानदार होगा, जबरदस्त रिकॉल होगा। अब चाहे ये सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे ये सब्जेक्ट अब आपका मैथ हो, मान लेते हैं टीचर ने आपको नंबर सिस्टम करा दिया, आज नंबर सिस्टम करा दिया, और टीचर ने कहा कि कल चैप्टर शुरू करेंगे हम एलसीएम एचसीएफ का। तो जितना हो सकता है एज मच एज पॉसिबल आप घर से एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से पढ़ के आए, जितना अच्छे से हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है। उसके बाद क्लास में रिप्रेजेंटेशन दे अपना, और आप पाएंगे कि टीचर जो समझा रहा है वो तेजी से समझ में आ रहा है, दुगना तिगना समझ में आ रहा है, और बड़ा तेज समझ में आ रहा है। लेकिन घर से आप गोलू बन के आए हैं तो गोलू रह जाओगे आप। ये बड़ी अच्छी विधि है, बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे के लिए, नहीं ना पढ़ने वाले के लिए तो सब चीज़ बकवास है और हर चीज़ फालतू की चीज़ काम की है। तो सबसे पहला मेथड यही है कि टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ें। अभी जरूरी नहीं कि पढ़ाई में हो, ये काम आपका रिवीजन में भी करेगा बच्चों। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में भी सेम है, ठीक है ना। बस रिवीजन में क्या है कि एक दिन में एक चैप्टर के स्थान पे 3-4 चैप्टर हो सकते हैं, इतना अंतर है। तो पहला फोकस करना है आपको कि टीचर के पढ़ाने से पहले आपको पढ़ना होगा। जी हाँ, टीचर के पढ़ाने से पहले आपको पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक जो टिकेगा वही करेगा। पॉइंट नंबर 2 समझेंगे, जो टिकेगा वही करेगा। क्रिकेट तो देखा होगा ना, क्रिकेट में एक बात बोली जाती है कि पिच के ऊपर जो जितना देर टिकेगा वो उतना अच्छा स्कोर बना लेगा। कहने का मतलब है अगर आपका बैट्समैन पिच के ऊपर टिका हुआ है, चाहे भले से डॉट बॉल खेल रहा है, आई थिंक जो बच्चे देख रहे हैं क्रिकेट की ये वाली भाषा समझते होंगे। डॉट बॉल का मतलब होता है कि बॉल खाली निकाल रहा, रन नहीं बना रहा, लेकिन टिका हुआ है तो विश्वास करो वो रन बनाने का योग्य है, वो रन बना देगा कभी भी, किसी भी वक्त। बात समझ रहे हैं ना, जो टिका है वही करेगा। तो अगर आप टिक गए हैं अपने फील्ड में, आपके फील्ड है पढ़ाई, आपका फील्ड है इस समय पढ़ाई, और आपका टारगेट है कांस्टेबल की जॉब, ऐसा ही है। अब इस पढ़ाई के क्षेत्र में जो टिकेगा वही तो कुछ करेगा। अब बच्चा टिकता है नहीं, टिकता नहीं का क्या मतलब है? टिकता नहीं का मतलब है कि क्लास ज्वाइन करेगा, एक मंथ बड़े जोरों से पढ़ेगा, और नेक्स्ट मंथ ऑफ, छुट्टी। और छुट्टी के बहुत सारे कारण हैं, घर में काम है, पैसे की जरूरत है, काम करना पड़ रहा है, माताजी बीमार हैं, पिताजी के साथ खेत पे जाना है, गेहूं कट रहे हैं। ये कुछ अन्य बहाने हैं जो आपके दामन में अटकेंगे, बीमार हो गए हो, ये कुछ दामन है जो आपको करेंगे, और आप पढ़ाई को 1 से 1.5 महीने के लिए फिर छोड़ देंगे। फिर जैसी उड़ती उड़ती खबर आएगी कि पेपर की डेट आ गई है, आप फिर से इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। फिर पता चला कि पेपर अभी नहीं हो रहा, फिर छोड़ देंगे, फिर आ जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। इसे टिकना नहीं कहते हैं, पहली बात तो ये। इसीलिए मैंने लिखा जो टिकेगा वही करेगा, जो टिक जाएगा वही अपना एम को पूरा कर जाएगा। तो आपको पहले पढ़ाई में टिकना होगा, हर चीज में टिकना होगा। इसी चीज को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कह देते हैं? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, इस चीज को आप मानेंगे, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। जब व्यक्ति लगातार काम करता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आउटपुट वह दे पाता है। इस चीज पर आपको ध्यान रखना, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। डेली पढ़ें, प्रतिदिन, छुट्टी ना हो, गैप ना हो, लैक ना हो, किसी भी कारणवश से। अब आप कहेंगे सर आपने ये सब लिख दिया, लेकिन ये तो सब जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये सारे के सारे रीजन जेन्युइन हो सकते हैं। माता बीमार हो सकती है, पिता के साथ खेत पे जाना पड़ सकता है, पैसे के लिए काम करना पड़ सकता है, पैसे की जरूरत हो तो आप कुछ काम कर सकते हैं, घर में कोई काम हो सकता है, गेहूं काटने जा सकते हो, गन्ना काटने, ये बिल्कुल वैलिड हो सकता है। लेकिन इस वैलिड के साथ मैं जवाब देता हूँ 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 घंटे पक्का मिल जाते होंगे जब आप पढ़ सकते हैं।
वो बात अलग है, आप उस 4 से 5 घंटे को एंजॉयमेंट में गवा दो, व्हाट्सएप पे गवा दो, फेसबुक पे गवा दो, इंस्टाग्राम। लेकिन ये मेरी गारंटी है, मिल जरूर जाएंगे। दुनिया की कोई भी हालत है, ना करे नारायण, मान लेते हैं माता जी बीमार है, तो आपने घर का सारा काम करा, उसके बाद आप माता जी के पास बैठे हैं, माता जी बीमार है, तो आप रील देखना पसंद करेंगे? अरे उससे अच्छा यूट्यूब खोल कर अपनी वीडियो देख लो, किताब उठाकर पढ़ लो, बैठे माता जी के पास ही रहो, कुछ काम बताएं उठ जाओ। ऐसे ही है ना, ऐसे इनमें से ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आपको 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे ना मिले एक स्टडी के लिए। बात क्लियर है या नहीं? तो इस चीज को भी समझो कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए हर सूरत में। अगर ये आपकी टूटी तो खेल खत्म है आपका, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है अगला भी इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, बड़े अच्छे से याद देखना आज आप लोग। अपनी स्किल्स पर लगातार टिके रहना। अपनी स्किल्स पर लगातार क्या रहना? टिके रहना। अब कांस्टेबल की हम पेपर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से एक है मैथ, ठीक है ना, एक है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ऐसे कुछ है। लेकिन इन सब में से कुछ ना कुछ आपकी पावर जरूर होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को ना मैथ आता है, ना रीजनिंग, ना हिंदी, ना जीएस, तो काहे का बालक पढ़ रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा। लेकिन अधिकतर जो देखा गया है कि आपका स्किल्स किसी एक में तो अच्छा होता ही होता है। या तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, मोस्टली मैं देखता हूँ कि रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। ये 2 सब्जेक्ट तो अधिकतर सबके अच्छे होते ही होते हैं। तो इन पर भी और ज़्यादा काम करना। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हिंदी तो यार हो जाएगी, है ही क्या हिंदी में, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा, कर लूंगा, ये तो आसान है सब कुछ एकदम। उन्हीं बच्चों से खासतौर मैंने देखा है, स्पष्ट देखा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि टीचर हैं और ये देखते रहते हैं। यही मैंने देखा है कि वह बच्चे 40 को एवरेज पकड़ रहा हूँ, 40 में से कभी 25 नंबर लाते हैं, कभी 27 लाते हैं, और कभी 28 या 29 नंबर लाते हैं। ये उनका हाईएस्ट हो जाता है। अरे जब ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे शानदार तुम इसी में हो, तो 40 में से 37 और 38 क्यों नहीं आ रहे? 37 आए, 38 आए, 39 आए, ये 40 में से 40 पॉसिबल है, तो ये क्यों नहीं आ रहे? जब तुम जिस चीज में तुम परफेक्ट मानते हो अपने आप को, जिस चीज में तुम अपने आप को सबसे अच्छा मानते हो, उसी चीज में जब 40 में से 25 27 28 के आसपास रुक जाओगे, तो जिसमें बेकार हो उसमें तो डूब मरोगे। नहीं, उसमें तो डूब मरोगे ना। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, चलिए, उसमें तो आप डूब मरोगे। बात समझ में आई ना? तो अपने स्किल्स पर लगातार टिके रहें। जो आपका स्किल है, मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपको धांसू है, उसे और धांसू बनाए, क्योंकि उसे धांसू बनाना आसान है। बात समझना, जो काम आपको आता है आप उस काम को और अच्छे से, ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बात समझना, इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि 2 चीजें होती हैं, जब खाना बनाया जाता है तो खाने में 2 चीजों की रोल होता है, एक तो रोटी का और एक सब्जी का। अब रोटी में सिर्फ रोटी नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप, भटूरा, पराठा, और पराठे में भी कई सारी वैरायटी होती है, आलू पराठा, मूली पराठा, चाय पराठा, जो भी कुछ भी होता हो। रोटी में कई सारी वैरायटी होती है, पराठे में कई सारी वैरायटी होती है, तिकोना पराठा, चकोर पराठा, बहुत सारी वैरायटी होती है इसमें भी, ठीक है ना। भटूरा, पराठा, पूरी, मतलब कई सारे ऑप्शन होते हैं। सेम सब्जी में आपके पास कई सारी वैरायटी होती है, आलू की सब्जी, मटर की सब्जी, पनीर की सब्जी, टिंडे की सब्जी, मतलब दाल हो गई, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अल्टीमेटली है तो दो ही, सब्जी और रोटी है तो अल्टीमेटली दो ही। अब ये बताओ, आपको कोई एक काम आता है इसमें से, मान लेते हैं आपको रोटी बनानी आती है, समझना, सब्जी बनानी बिल्कुल नहीं आती, सब्जी बनानी बिल्कुल नहीं आती, और आपको रोटी बनानी आती है। लेकिन समस्या यह है कि सिर्फ रोटी बनानी आती है, आपने आज तक पराठा नहीं बनाया, समझना, लेकिन रोटी बनानी अच्छी आती है। तो क्या रोटी से पराठा सीखना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोटी तो आप बना ही रहो, बस घी तो लगाना रह गया एक पर्याप्त मात्रा में, आप पराठा बना लोगे। बात समझना, ऐसा है। लेकिन आपके लिए भारी काम है सब्जी सीखना। सेम काम यहाँ पर है। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, आप इतना इसको ला रहे हैं,
तो आप इसमें 10 नंबर पढ़े, आराम से बढ़ा के 38 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये आपको आता है, आप इसमें कॉन्फिडेंट हैं। बस कहीं गलतियां, कुछ गलतियां के द्वारा आप पीछे रह जा रहे हैं, उन गलतियों को सुधारो, आप आगे आ जाओगे। इस चीज पर भी बड़ा फोकस करना है। इसमें कुछ बच्चे मुझे एग्री करेंगे मेरे साथ, कुछ हो सकता है ना भी एग्री करें, लेकिन फोकस से समझो। जो चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, आप उसमें नई नई चीजें सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आपको बहुत अच्छे से साइकिल चलानी आती है, तो आप साइकिल पे स्लिप भी मार सकते हो, घुमा भी सकते हो, ये भी कर सकते हो, हाथ भी छोड़ सकते हो। लेकिन आती ना हो तो, है ना, सेम काम है। अब मान लेते हैं आपका रीजनिंग बहुत परफेक्ट है, और रीजनिंग आ रहा है 40 नंबर का, मान लो 40 का नहीं आ रहा, ज्यादा का आ रहा है, मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, है ना। वो बहुत अच्छा रीजनिंग है, उसके बाद भी आप इसमें नंबर ला रहे हो 25, 26, तो क्यों ला रहे हो? जब ये बहुत अच्छा है तो इसमें आपका नंबर यही आना चाहिए ना, 37, 38, 40 में से यही सीखना है। पर अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं कि हिंदी तो बहुत अच्छा है मेरा, हिंदी तो गजब है, मैक्सिमम 30 आ रहे हैं, तो उसमें लड्डू बांट दिए अपने मोहल्ले में कि 30 नंबर आ गए हिंदी में आज मेरे। और आप काम करने लगे फिर मैथ पर जाकर, और मैथ आपका 0, तो ज्यादा ज्यादा कितने नंबर बढ़ा लोगे? बहुत मेहनत करने का दी 5। अरे इसमें इतनी मेहनत इसमें करी, इसमें कर लेते तो 10 बढ़ा लेते, 8 बढ़ा लेते। ये चीज करो। इसका मतलब ये नहीं कि मैथ नहीं पढ़ोगे या हिंदी आती है तो मैथ नहीं पढ़ोगे, मैथ आता तो हिंदी पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो आपका ज्यादा अच्छा है, जिसमें ज्यादा अच्छा मन लगता है, उसे आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो ये था पॉइंट नंबर 3। वीडियो कहीं ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस बात की भी चिंता मेरे दिमाग में चल रही है, क्योंकि बच्चों को आदत क्या है, रील देखने की। और रील क्या बताती है कि 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के अंदर कहानी को खत्म कर देना होता है। पर भैया मैं रील के बारे में क्या ही कहूँ, बस चलिए। एक चौथे नंबर का पॉइंट है, फ्लेक्सिबल बनो। क्या बनो? फ्लेक्सिबल बनो। फ्लेक्सिबल मतलब है लचीला, लचीला बनो। सर लचीले का क्या मतलब है? लचीले का क्या मतलब है? सहनन को बढ़ाओ। सहनन मतलब सहन करना, इस चीज को भी बढ़ाओ। जब बच्चा पढ़ रहा होता है, चाहे वो घर पर है या वो लाइब्रेरी में, ये बड़े टिप्स दे रहा हूँ आज मैं, कोई मोटिवेशन क्लास डायरेक्ट नहीं, टिप्स हैं छोटे से। आप इन्हें जितना अच्छे से समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या लाइब्रेरी में कर रहे हैं, दोनों में कुछ कंडीशंस आती हैं। जैसे घर की, सबसे पहले घर की बात करते हैं। अगर आप घर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं एकदम कतई जहर, और उसी समय आपके पिताजी आपको कोई काम बता दें कि बाहर से जब भाग के दही ले आ, क्या ले आ? दही, चीनी, वाट एवर कुछ भी, तो आप ऐसे समय पर क्या रिएक्ट करेंगे? आपके पास 2 से 3 रिएक्ट के मूड होंगे। पहली बात है, आप पापा से मना कर देंगे कि मैं नहीं ला रहा, मैं पढ़ रहा हूं, पहला ऑप्शन। हाथों हाथ बताते चलो क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं, है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा, आप दही तो लाएंगे लेकिन गुस्से में, गुस्सा साथ में, अरे यार तुम्हारा ये काम है, तुम दिख नहीं रहे, मैं पढ़ रहा हूँ, और ये वो, एक रास्ता ये। एक तीसरा रास्ता भी बचता है, आप उठें और दही ला दें, वापस आए, पढ़ने बैठ जाएं। आप मुझे लिटरली बताओ सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? कमेंट में बताना सबसे प्यारा और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो आप सबका एक ही कमेंट आ रहा होगा, लाइव क्लास नहीं इसलिए नहीं दे सकता, पर कमेंट आप एक ही करेंगे कि सर सबसे अच्छा रास्ता दही ला दें और वापस पढ़ने बैठ जाएं। और मैं ये भी गारंटी कहता हूँ, इस रास्ते को कोई अपनाता नहीं होगा। कमेंट सबका यही आएगा कि सबसे अच्छा रास्ता क्या है, ये वाला। और ये भी गारंटी है कि ये कोई करता नहीं होगा। क्या करते होंगे? इन दोनों में से किसी को अपनाते होंगे, या तो मना कर देते होंगे या फिर गुस्से में उठ के जाएंगे और दहला देंगे। सर फर्क क्या पड़ता है? तीनों अवस्था में हम वापिस आकर पढ़ तो रहे हैं। इसमें भी हमने मना करा, पढ़ने बैठ गए। इसमें हम गुस्से में दहलाए, हम पढ़ने बैठ गए। इसमें हम प्यार से दहलाए और हम पढ़ने बैठ गए। आप फ्लेक्सिबल नहीं बने, फ्लेक्सिबल बनो, ये तीसरा रास्ता अपनाओ। अल्टीमेटली अगर आपने ये दो अपनाए तो आपका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तुम प्यार से मना करो, गुस्से में मना होगा, और जब आप ये करोगे तो आपका मूड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो विश्वास कीजिए, जब मूड ऑफ हो जाएगा आप पढ़ नहीं सकते। क्यों? मैं एकदम ऐसा एग्जांपल बताता हूँ कि आप एग्री करेंगे। जैसे आप मना करेंगे कि यार पापा मैं नहीं ला रहा था यार, ये मान लो मम्मी मैं नहीं ला रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर अपनी किताब की तरफ जब आप देखेंगे ना, तो कुछ भाव ये रहेंगे, भाई हाँ यार इन्हें देख नहीं रहे, मैं पढ़ ले अच्छा खासा यार, दही ला दे, चीनी ला दे। फिर कहेंगे नंबर नहीं आया, नजर किताब पर है आपकी,
नजर किताब के ऊपर है, लेकिन दिमाग क्या कर रहा है, यही ड्रामा इनका यार, पढ़ने बैठो तो उनके लिए दही ला दो, चीनी ला दो, ये ला दो। अल्टीमेटली आप पढ़ ही नहीं रहे। अब भी आपने भले से मना कर दिया, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। आर यू गेटिंग? अल्टीमेटली आपने मना कर दिया दही लाने को, चीनी लाने, और लेकिन गुस्से में आपका दिमाग बवाल मचा रहा और आप पढ़ तब भी नहीं रहे, और आप दही ले आए गुस्से में, तब भी आप नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपने मान लो गए दही ला दिया गुस्से में, चीनी जो लाना था ला के दे दिया, फिर आकर फिर दिमाग वहीं, दिमाग खराब कर दिया, धूप में दही लिया, ये लिया, दिख रहा है कि बालक पढ़ रहा है तो फिर जरूरी है क्या यार, ये है वो है। लेकिन आपने मन के अंदर एक भाव रखा कि यार चल 2 मिनट टहल भी आऊंगा, इसमें दही भी ले आता हूँ, तो विश्वास कीजिए आप दही लाकर या चीनी जो भी मंगाया है वो लाकर जब घर में रख देंगे तो आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि इधर कंट्रोल था। ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी जरूरी है। लाइब्रेरी में होंगे तो ये वाले दही वाली समस्या तो आएगी नहीं। तो समस्या क्या आएगी कि आपकी जो सीट होती है लाइब्रेरी में, अक्सर कोई और बैठ जाता है, या तो हमेशा कोई बैठ जाता है या कभी कभी कोई बैठ जाता है। अब यहाँ पर 2-3 सॉल्यूशन है। अगर आपकी लाइब्रेरी खाली है, मतलब सीट और हैं, और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैठ सकते हैं, तो चुपचाप बैठ कर पढ़ाई शुरू करें। मान लेते हैं आपकी सीट है 1 नंबर की और 2 नंबर की सीट खाली है, लेकिन आपकी 1 नंबर की सीट पर कोई बैठ गया आकर पहले से, और 2 नंबर की खाली है, और आपको अंदाजा भी है कि इस पर कोई नहीं आएगा अभी, है ना, आपको अंदाजा भी है कि 2-3 घंटे इस पर कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि आप डेली आते हैं, आप देखते हैं, तो आप चुपचाप उसे भी डिस्टर्ब ना करें, खुद भी मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इस पर आकर बैठें और पढ़ें। समझना, खुद भी बैठें और पढ़ें। इससे क्या होगा, उस बच्चे का भी मानसिक संतुलन बना रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, और आप भी शांति से पढ़ पाएंगे। लेकिन आपने करा उल्टा, आपने इसे उठाया, ये उठने को तैयार नहीं है, अरे यार भैया मैं बैठ गया यार, भैया यार बैठे रहने दे यार, आपने लड़ झगड़ कर गुस्से में से उठा दिया, ये उठा, ये इधर आ गया, आप इधर चले गए। विश्वास कीजिए आप दोनों नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? बैठने के 10-20 मिनट तक तो आपका दिमाग हाँ जब देखो सीट पे बैठ जा, मैं सीट पे बैठ जा, मैं ये है वो है, भैया से बात करूंगा आज मैं, भैया मेरी सीट पे है, तो पढ़ने पर तब भी नहीं पाएंगे, मोटिव पूरा नहीं हो पाएगा पढ़ाई का। इसका मूड भी खराब हो गया है, इसका भी नहीं हो पाएगा। रास्ता होता है कि चुपचाप पढ़ाई करें और निकल लें, यही काम आपको घर में करना होता है। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जितना फ्लेक्सिबल होंगे माहौल के हिसाब से, उतना शानदार आपको हमेशा आउटपुट मिलेगा। याद रखना, जितना आप फ्लेक्सिबल होंगे, कोई कह रहा है उधर को हो जाओ तो हो जाओ, हाँ ठीक है, पढ़ता रहे, अपना काम करते रहो, और यहाँ चेंज जाओ तो उधर हो जाओ, पहले उधर को हो जाएंगे, तो फिर उसका भी गया, तुम्हारा भी गया, दोनों का गया। ठीक है। एक आखिरी पॉइंट, वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गया है, उम्मीद से ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने बना दिया है ये, और मैं गर्मी भी लग रही है अभी, पर चलिए। क्रिकेट में एक बड़ा महान खिलाड़ी है जिसका नाम है मैक्सवेल। पॉइंट नंबर 5, मैक्सवेल की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी हैं, ग्लेन मैक्सवेल पूरा नाम है। अभी हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो क्रिकेट में एक बड़ी परिभाषा चलती है। जो बच्चे क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो वो जानते होंगे कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए जो लोग बोलते रहते हैं, कमेंट्री करते हैं, मतलब हमें क्रिकेट का हाल सुनाते रहते हैं कि देखिए कितने शानदार शॉट खेला, कंधे को स्थिर रखा, सिर सीधा रहा और निगाहें रहीं बॉल पर, और सीधा लेफ्ट पैर निकाल के कवर ड्राइव मारा है, पूरा बताएंगे वो आपको, है ना। और ये बहुत शानदार पुल मारा है, शरीर को स्थिर रखा, बस पैरों को पीछे तरफ मोड़ा और शानदार शॉट बताते हैं। इस बंदे ने क्रिकेट की सारी धारणाओं को एक तरफ रख दिया था। हुआ क्या था मैच में कि ये खेल रहे थे और पूरे शरीर में लगभग पूरे शरीर में इनके क्रैम्प आ गया था। क्रैम्प का मतलब समझते हैं, दर्द होने लगा था, नस पे नस चढ़ जाना, ऐसा कुछ समझ लो। पैर पर, घुटने में, थाइज में, कमर में, पीठ पर, पीछे, दाएं बाएं, हर जगह, मतलब ये बंदा सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था, समझना, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अफगानिस्तान जैसी टीम से हारने वाली थी, अफगानिस्तान जैसी टीम से हारने वाली थी। तब ये बंदा आया, खेला, 40-45 रन बने, उसके बाद इसके क्रैम्प आ गया। क्रैम्प समझ गए, मैंने अभी बताया, शरीर में दर्द, इधर उधर ऐठन वैठन, नस पे नस चढ़ जाना, पूरी बॉडी में इसके ये हो गया। उसके बाद भी ये बंदा लगातार खेलता रहा, लगातार खेलता रहा। इसने क्रिकेट की सारी धारणाओं को हटा कर रख दिया कि दायां पैर बाहर निकाल के चौका मारे, ये सब हटा दिया। ये ऐसे खड़ा, ऐसे सीधे हैं, ऐसे यूं,
और बॉल आ रही है, ऐसे ही मार रहा है, पैर हिला ही नहीं रहा अगला, पैर हिल ही नहीं रहे थे, हिला के ना हिल नहीं रहे थे, और ऐसे बल्ला घुमाया छक्का, इधर को बल्ला घुमाया चौका, कहीं ना ऊपर का हिस्सा हिला रहा है ये बॉडी, ना नीचे के पैर, हाथों से काम चला रहा है। और इस कदर काम चलाया कि 200 रन मारे, जहां तक मुझे याद है 200 ही थे, और टीम को जिता दिया, जबकि टीम हारने की नौबत पे थी। तो ये मैक्सवेल की कहानी मैं आप लोगों के लिए क्यों लाया, ताकि ये बता सकूं कि सारे नियम और धज्जियां एक तरफ हो जाती हैं जब इंसान अपनी फॉर्म में होता है। और सवाल ये है कि पेपर सिर पे है, क्या आप अपनी फॉर्म में हैं? क्या आप अपनी फॉर्म में हैं? अगर आप अपनी फॉर्म में हैं तो बताइए मॉक टेस्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और साथ में ये भी बताइए कितना स्कोर सेफ रहेगा। और आप अपने उस सेफ स्कोर से कितना दूर हैं। अगर इसका जवाब पॉजिटिव है तो बेस्ट ऑफ लक, और पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाएं, उसके बाद बेस्ट ऑफ लक। तो ये थे आज के आपके कुछ पॉइंट जिन पर मैंने आपसे बात करी। हो सकता है समझ में आए हो, कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँचे होंगे, वीडियो आखिरी तक देख रहे होंगे, कुछ ने नहीं देखा होगा, जो 1.5 साल होते हैं नहीं देख पाते हैं, मुझे लगता है कि सब बकवास है ना। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और अभी आप बचे हुए 30 से 45 दिन में फोकस करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन भी कैसे किया जाए इसके लिए मैं आपके लिए कल एक वीडियो लाऊंगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन प्रॉपर कैसे करें। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है फिलहाल, एसी बंद, पंखा बंद है, एसी इसलिए ऐसे एसी है मेरे रूम में अब, और फिलहाल लाइट नहीं आ रही है तो नहीं चल पा रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।